Good morning, students. Today we will discuss a new chapter in class 8 civics, that is chapter 8, which deals with economic presence of the government. In this chapter we will discuss about the economic problems that India has faced after post-independence. First we will discuss about the post-1947 economic problems. As after independence, India faced numerous economic problems. The partition of the country and the influx of refugees had a huge impact on the economic of our nation. यहाँ पर इकोनॉमी का मतलब है जो हमारी कंट्री है वो वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं। तो इनसे जो इनकम जनरेट होती है वो हमारी कंट्री की इनकम होती है। जब इंडिया आज़ाद हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम आया, वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिले, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने का मतलब है इंडिया का जब बंटवारा हो गया, इससे जो इंडिया का एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड का जो हिस्सा था वो चला गया एज ए पाकिस्तान, और एज ए बांग्लादेश जो बांग्लादेश बना है वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। प्लस जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से इंडिया में आए, उनकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, क्योंकि हमारा जो इनकम था बहुत कम था कंट्री का। ऐसे में अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो यहीं के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिले। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारी सोसाइटी में कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने कुछ ऐसे चीज़ों को शामिल किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हमारे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिल पाए। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है सोसाइटी में सब हम लोग इक्वल होंगे, और साथ ही साथ सबको इनकम जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा। एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्रूव करे, उनको इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोगों की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके और इंडिया एक अच्छे तरीके से इंडिया साइन कर सके और राइज करते हुए डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वेर अवेयर दैट सिस्टमेटिक एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू प्लानिंग। तो अगर हमें डेवलप होना है तो ये सोचा गया कि अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को, जो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, इसको अगर इम्प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए 1950 में एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। इस प्लानिंग कमीशन को अभी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। इफ़ दे विल आस्क हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आपका आंसर हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम होगा। प्राइम मिनिस्टर ही इस प्लानिंग कमीशन को हेड करता है। 1950 में इसको सेटअप किया गया, और ये इंस्पायर था एक कंट्री जिसका नाम है USSR, जो कि आज रशिया बन चुका है। USSR से ही ये इंस्पायर्ड होकर 5 ईयर्स प्लान या प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। इसका काम क्या था? इट मेन एम वाज टू एसेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज कितने हैं। पहले उन रिसोर्सेज की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी को, क्वांटिटी एज वेल एज क्वांटिटी प्लस क्वालिटी को इंश्योर करते हुए, उसको एसेस करते हुए एक बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड। सो क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसोर्सेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उन रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। इवन हम लोग जो हैं ह्यूमन रिसोर्स, हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने लायक बना पाते हैं। या रिसोर्स का मतलब हर वो चीज़ से है जिसका इस्तेमाल कर कर हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। सनलाइट, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ह्यूमन बींग्स, दिस ऑल आर रिसोर्सेज। तो इस तरह से ये नीड देखा गया कि देयर वाज नीड फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और आपको पता ही है कि
फ्रॉम द टाइम इंडिया में बहुत लास्ट 1000 ऑफ ईयर से इंडिया एक एग्रीकल्चर ऐसा कंट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। सो आज भी स्टिल टुडे अराउंड मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल कितना ज़्यादा है। तो जब सबसे पहले प्लानिंग की गई तो फॉर एवरी 5 years अ प्लान वाज मेड एंड दीज वर नोन एज द 5-year plans. So the 5-year plans help the government in improving the infrastructure base of the country. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हॉस्पिटल्स, स्कूल, रोडवेज, डैम्स, इन सबको इम्प्रूव किया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इम्प्रूव हो। अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन सब बेसिक चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मान लो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, क्रॉप्स हमने बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया, मगर ड्यू टू नॉट हैविंग गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वो क्रॉप्स अगर ख़राब हो गए, सड़ गए, उनका ढंग से इस्तेमाल ना हो पाया तो क्या ये कंट्री के लिए नुकसान नहीं होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा, नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स बट फॉर द एंटायर कंट्री। दैट्स वाई कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन ओनली वी विल बी एबल टू ग्रो इन अ ऑल राउंड मैनर। दैट्स वाई इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा आपके एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है, प्राइमरी स्कूल्स खोलती है, कॉलेज चलाती है, रोड्स बनाती है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है और दे ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ द इट्स सिटीजन्स। तो इसलिए आप देख सकते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट करती है। तो इस चैप्टर में आज सीखना है हमें इकोनॉमिक प्रेजेंस गवर्नमेंट का कैसे है। हमने अभी जो भी डिस्कस किया इसको आप पढ़कर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। एंड इफ़ देयर यू हैव एनी डाउट इन द नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन वी कैन डिस्कस दिस। थैंक यू।